हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और आपका फाइनेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर इसे कह सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे आओगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा है, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए हो या जितने मैंने लेक्चर बनाए हैं उन सब की पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, वो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने हो तो इस पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और ये मेरा फेसबुक पेज है इस चैनल का, यानी फ्रेंड्स एजुकेशन का। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और ट्विटर पे भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो मुझे। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये एक तरह की ना सीरीज है कुछ स्टेप्स की। ठीक है, प्रोसेस तो पता ही होगा ना, जैसे प्रोसेस क्या होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलना। तो वही अकाउंटिंग प्रोसेस में मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या करना पड़ता है, तो यही है कि उसके स्टेप्स हैं जिसमें देखो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो एक तो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसको मैं अभी आगे और अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि ये सारे स्टेप अभी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले देखो एक डायग्राम देख लेते हैं, इसमें मैंने सारे के सारे स्टेप लिख रखे हैं। पहला है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सेकंड है जनरल, थर्ड है लेजर, फोर है ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिक्स है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और सेवन है कम्युनिकेट टू यूजर्स। अब इसको एक एक बाय सबको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। देखो हमें ना ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि दिन भर में साल भर में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। तो हमें उनको तो इग्नोर करना होता है पूरी तरह। हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन से मतलब है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्हीं को ही हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आइडेंटिफाई आपने कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, जनरल में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और जनरल मतलब क्या होता है, जनरल मतलब जनरल एंट्री, जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं जनरल्स। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो जनरल एंट्री होगी ना हमेशा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि भाई जैसे मान लेते हैं आज है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो आपको 1 जनवरी के आज सारे जितने ट्रांजेक्शन हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। इसके बाद 2 जनवरी आएगी तो उस दिन आपको उसका रिकॉर्ड करना है, फिर 3 जनवरी, यानी कि एक ऑर्डर में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने 1 जनवरी किया, फिर आपने 5 जनवरी के कर रखे हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, फिर आपने 2 जनवरी कर दिए। और ये गलती कैसे होती है, ये गलती तब होती है जब हम क्या करते हैं कि पूरा हमने एक महीने का इकट्ठे कर लिया ट्रांजेक्शन फिर रिकॉर्ड करने बैठ गए, तो इसमें गलती होती है। तो इसलिए क्या करना है, डे बाय डे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है कि जितनी भी जनरल एंट्री होती हैं, कोई भी जनरल एंट्री ले लो, उसका टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब जनरल एंट्री में गड़बड़ कर रखी है। इसके बाद थर्ड वो है लेजर्स। ठीक है, इसके बाद जनरल एंट्री हमने बना ली, तो इसके बाद है लेजर। अब आपको क्या करना है, उन जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना होता है आगे लेजर्स अकाउंट्स में। और लेजर्स क्या होते हैं, एक तरह से समरी होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उन सबकी समरी होती है। ठीक है, अब जनरल के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मशीन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये सारे हो गए आपके एग्जाम्पल। अब आपने क्या करा भाई, लेजर बना लिए। लेजर के बाद आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और ट्रायल बैलेंस बनता है साल के लास्ट में। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी हमारे लेजर्स के अनएडजस्टेड बैलेंस होते हैं ना वो आते हैं ओनली। ठीक है, अब अनएडजस्टेड बैलेंस क्या होता है, मान लेते हैं एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब समझते हो ना, क्रेडिटर मतलब जिससे जिसे हमें आगे फ्यूचर में पैसा देना है, यानी कि मान लेते हैं हमने उसे कुछ परचेज किया था क्रेडिट पे, तो अब हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं साल भर में हमने उससे 5 लाख रुपए तक का परचेज किया था सामान, और हमने 5 लाख पूरे वापस भी कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो कोई पैसा देना नहीं, मतलब उसका जो अकाउंट था क्रेडिटर का वो एडजस्ट हो चुका है। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर का कोई बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, आएगा ही नहीं, वो उस नाम का कोई भी अकाउंट बन उसमें आएगा ही नहीं। इसके अलावा एडजस्टेड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अब हमने किसी को ना 1 लाख रुपीज़ की सेल करी, 1 लाख रुपीज़ की सेल करी, तो यानी कि अब वो हमारा डेटर बन गया। और मान लेते हैं साल के लास्ट तक उसने 90,000 रुपये में वापस कर दिया, यानी कि अभी हम उससे 10,000 और लेने हैं। तो वो उसने 10,000 अब हमारे पास
डेटर बैलेंस तो है ही ना, तो ये डेटर बैलेंस 10,000 ये हमारे ट्रायल बैलेंस में शो होगा। तो ये है अनएडजस्टेड बैलेंस और एडजस्टेड बैलेंस का मतलब, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो ये समझ लेना गलत है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तुम्हारा गलत है। इसके अलावा आ जाते हैं, अब हमने देखो ट्रायल बैलेंस बना लिया है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब हमें बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे तुम्हारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो, ये सब आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने रिपोर्ट तैयार कर ली, अब हमें उनको एनालिसिस करना पड़ता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है। यानी एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है, पिछले साल से इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सब इसमें चीज़ चेक करनी पड़ते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा, बाद में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे उन सब पे, ठीक है। जैसे हमने लिख रखा है जैसे कैलकुलेटिंग रेशियो, जैसे एक तरीका है ये भी एनालाइज करने का, कंपेयर करने का, ठीक है। तो इन पे भी किसी और दिन बताऊंगा वीडियो में बना के। अभी 7 स्टेप देखते हैं। जब अब आपने क्या करना है भाई, कम्युनिकेट टू यूज़र्स। अब यूज़र्स से कम्युनिकेट करना है। यूज़र्स मतलब कौन कौन, यहाँ पे यूज़र्स जैसे बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ओनर हो गया, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, सप्लायर, लेंडर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, ये सब हमारे क्या हैं, यूज़र हैं, जो हमारी इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगी भाई, वो उस रिपोर्ट से फ्यूचर में डिसीजन ले सकती है उसके बेस पर, ठीक है। यानी कंपनी को कैसे आगे और ग्रोथ करनी है उस रिपोर्ट के बेस पर वो डिसीजन ले सकती है। ओनर को तो भाई पता ही होना चाहिए ना कि उसका बिजनेस, अब ओनर कैसे, ओनर को तो पता ही होना चाहिए ना कि उसके बिजनेस में कितना वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी कहाँ जा रही है मेरी, ठीक है। कस्टमर और जनरल पब्लिक को भाई पता होना चाहिए कि अगर उसके पास रिपोर्ट रहेगी तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो ये सब है ना, तो ये सब हो गया आपका 7 स्टेप में। तो और कम्युनिकेट टू यूज़र्स के लिए ना मैं एक मतलब इस टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो अब मैं उसी पे डालूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था। तो थैंक यू दोस्तों, और जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।